हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। लास्ट डे हमने नरेशन स्टार्ट किया था, जो कि हमारा नया टॉपिक था हमारे हाईकोर्ट एलडीसी के सिलेबस का। नरेशन या डायरेक्ट नरेशन जिसे आप कह सकते हैं, उसका एक टॉपिक हम देख चुके हैं, एक वीडियो हम देख चुके हैं। उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, हमने सेंटेंस के टाइप देखे थे और उसके साथ देखा था असर्टिव सेंटेंस को स्टार्ट किया था। असर्टिव सेंटेंस में कौन कौन से रूल फॉलो होंगे उनको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सीखने की कोशिश की थी हमने। अगर आपने वीडियो देख लिया तो ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपके स्क्रीन के टॉप में आपको एक आई बटन दिखाई देगा, यहाँ पर उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इस पर आप क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता देता हूं कि हम इस चैनल पर हाईकोर्ट एलडीसी के लिए इंग्लिश का सिलेबस कवर कर रहे हैं। हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉकडाउन से पहले उसके बारे में बताया था, और लॉकडाउन जैसे ही कंप्लीट होगा, लॉकडाउन जैसे ही एंड होगा, वैसे ही उस वैकेंसी के फॉर्म निकल आएंगे और उसके एग्जाम्स भी होंगे। तो उसके सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, उसके लिए इंग्लिश हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम टेंस और वॉइस पढ़ चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप अपना सिलेबस इजीली कर पाए और आप इजीली गवर्नमेंट जॉब तक पहुंच पाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखते हैं कुछ एग्जांपल, जो पिछला टॉपिक जो पढ़ा था उसका एग्जांपल हम देख नहीं पाए थे, उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं और नए टॉपिक में एंटर करते हैं। ध्यान दीजिए, मेरे सामने लिखा है पहला एग्जांपल, द बॉय सेड टू हिज मदर, यू शैल नॉट बी वरीड अबाउट माय स्टडी। सेंटेंस देखो, हमने एक असर्टिव सेंटेंस ही पढ़ा अभी तक, तो आप इजीली बता सकते हो कि सर ये असर्टिव सेंटेंस का ही है, क्योंकि इसमें ना तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है ये, ना ये मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, ना मैं आ रहा है, ना एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। पिछले वीडियो मैंने बताए थे 5 तरह के सेंटेंस, तो मैं ये पहले तरह का सेंटेंस है असर्टिव। अब उसकी अगर मैं बात करूं उसके बाद, तो इस सेंटेंस को चेंज करने बैठूं अगर मैं, तो द बॉय का द बॉय रहेगा। मैंने कहा था सेड टू अगर आ जाए, सेड के बाद अगर टू दिया हो तो आप उसको क्या करोगे, टोल्ड करोगे। द बॉय टोल्ड, फिर आएगा हिज मदर था तो हिज मदर ही रहेगा। यहां पर चेंज करना था, पहला चेंज यहां पर हुआ, दूसरा यहां पर होगा। कोमा नोटेड कोमा को हटाकर उसके स्थान पर एक कनेक्टिव वर्ड लगता है दैट, मैंने बताया था। उसके बाद प्रोनाउन है यू। एक रूल बताया था मैंने, रूल या ट्रिक जिसको कह सकते हो भाई, सन बटा 123 सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन था, मैंने कहा था आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। टेबल पिछले वीडियो में बताई थी, अगर याद कर ली अच्छी बात है, नहीं किया तो एक बार पहले टेबल याद करो, उसके बाद वीडियो को देखना। सेकंड पर्सन होता है यू। यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है हिज मदर, मदर है तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, सी यूज होगा। ठीक है, अब यू कौन सी फॉर्म में है, यू नॉमिनेटिव फॉर्म में है ना। यू कौन सी फॉर्म में है, नॉमिनेटिव फॉर्म में, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में। मैंने बताया था एक बात, मैंने कहा था कि प्रोनाउन की जो फॉर्म दे रखी होती है रिपोर्टेड स्पीच में, जब हम उसको चेंज करेंगे तो उसी की फॉर्म रखेंगे, उसी की फॉर्म चेंज करेंगे। अगर सब्जेक्टिव फॉर्म है तो सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर आपने जब यू को बताया था तो आपने इस तरह से लिखवाया था यू यू, योर और योर्स, तो इसकी जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म थी वो दोनों सेम थी। अगर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों सेम है तो सर आपको कैसे पता कि ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। सीधा देखो बेटा, सीधा देख के मुझे बताओ ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। अब ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गया, सेंटेंस की स्टार्टिंग में है, तो अगर ये एक्टिव वॉइस है तब तो ये होगा किसमें, सब्जेक्ट होगा ये, और अगर ये पैसिव वॉइस है तब होगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें पता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं। अब क्या ये पैसिव है क्या, सर पैसिव हो सकता है क्या, सेल नॉट बी वरीड, सेल प्लस बी प्लस वरीड, सर हो तो सकता है पैसिव, लेकिन ये पैसिव नहीं है। ठीक है, ये इस वर्ब को हमने लिखा है, ये पैसिव बिल्कुल भी नहीं है। ये कैसा सेंटेंस है, ये एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव सेंटेंस में जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर यू आएगा तो कौन सा होगा, यानी वर्ब से पहले अगर यू आएगा तो वो है सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद यू आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव सेंटेंस जब लिखेगा ना, उनमें थोड़ी सी कहानी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्लियर है, चलो ध्यान दो। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है तो मदर के अकॉर्डिंग सी आएगा, तो सी का भी सब्जेक्टिव केस ही लिखोगे, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर नहीं लिखोगे, दैट सी। अब मैंने लास्ट में बता दी थी शायद एक बात, और नहीं बताई थी तो भी ध्यान रखना, जितने भी मॉडल होते हैं उनको उनकी पास्ट फॉर्म में लिखना होता है। जैसे विल का वुड और सेल का शुड बताया था मैंने, वैसे ही कैन का कुड, मे का माइट, सेल का शुड, ये सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, दैट सी शुड नॉट बी वरीड का वरीड। अब यहां पर चेंज नहीं करेंगे क्या सर, टेंस चेंज नहीं करेंगे क्या, टेंस चेंज कर दिया ना हमने, ये टेंस तो चेंज किया है, सेल को शुड में लिख दिया, पास्ट टेंस कर दिया हमने। नॉट बी वरीड अबाउट, अब लिखा माई स्टडी, माई। अब ये सर माई को भी चेंज करना है क्या, बिल्कुल करना है। माई किसकी फॉर्म थी, आई की फॉर्म थी, अगर याद किया हो तुमने, आई मी माई। ये बताया था मैंने पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव में एडजेक्टिव केस है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो आप इसको चेंज करोगे फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। सब्जेक्ट है द बॉय, बॉय यानी लड़का,
लड़के के लिए आप लिखोगे ही, लेकिन ही नहीं लिखना, क्योंकि आई की कौन सी फॉर्म है, माई, आई की पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है ना, पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है तो ही की पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म आएगी, ही, हिम, हिज आएगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो यहां पर क्या लिखूं, अबाउट हिज स्टडी। ये प्रोनाउन का चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझनी है, इन बातों को अच्छे से समझना है। जब तक ये चीजें समझ नहीं आएगी तब तक आगे बढ़ने का मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था पिछले वीडियो में टेबल पूरी अच्छे से याद कर लेना। क्लियर है, चलो आगे ध्यान दो। अगला एग्जांपल लिखा है मैंने, राधिका सेड आई एम लुकिंग टू मीट यू। तो राधिका के स्थान पर राधिका ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना। अब मैंने कहा था सेड अगर हो तो सेड का सेड ही रहता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टोल्ड कर दूंगा ना तो टोल्ड के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं, तो टोल्ड हो नहीं सकता, क्योंकि टोल्ड जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके पास आप उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है, तो टोल्ड होगा नहीं। ये बातें मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी आराम से, तो वहां से पता होनी चाहिए तुम्हें। राधिका सेड, यहाँ पे सीधा दैट लगेगा। आई फर्स्ट पर्सन है, आई के हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट राधिका, सी आ जाएगा। इजआरएम हो तो मैंने कहा था अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो वॉज या वर लगाना है, सी वॉज आ गया, लुकिंग का लुकिंग आ गया, टू मीट का मीट, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, यू। अब ये थोड़ी सी कहानी प्रॉब्लम क्रिएट करती है सर, आपने बताया था यू जो होता है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन तो सर ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो बस सीधी सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो आपको चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा क्या रखोगे, यू ही रखोगे। लेकिन फिर कहानी ये होती है कि कई बार क्या होता है कि हमें जब आंसर दिए होते हैं ना तो आंसर में थोड़ा सा चेंज मिल जाता है। आंसर में यहाँ पर यू नहीं लिख के कई बार हिम लिख देता है, ठीक है, कई बार हर लिख देता है, कई बार मी लिख देता है। तो ये कैसे हो जाता है सर, आपने जो कहा मीट यू ही रहेगा, भाई यहाँ पे यू था सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट है नहीं तो यू का यू रख दिया आपने तो। लेकिन कई बार आंसर में ये तीन चीजें मिल जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखो, राधिका ने कहा, राधिका ने किससे कहा, राधिका ने कोई बात कही है, या तो राधिका किसी दूसरे लड़के से कहेगी, या राधिका किसी दूसरी लड़की से कहेगी, या हो सकता है कि मैं ही सुनने वाला हूं तो राधिका ने मुझे ही कहा। राधिका सेड टू द बॉय, राधिका सेड टू द गर्ल, या राधिका सेड टू मी, इन दिनों में से कोई भी केस हो सकता है। अगर इन दिनों में से कोई भी केस हो सकता है तो देखो, अगर लड़के के हिसाब से हम चेंज करें तो यू का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सर यू का हिम क्यों होगा? अभी मैंने बात बताई, यू जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म में यू ही रहता है ना। तो आप अब यहां पर देखो, वर्ब के बाद आ रहा है ना, वर्ब के बाद आ रहा है तो क्या है, यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। समझना बात को, यू कौन सी फॉर्म है वहां पर, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो ही की भी कौन सी फॉर्म लिखूंगा मैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखूंगा हिम, क्योंकि किसी लड़के से कह रही तो उसके लिए ही आएगा और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखूंगा हिम। और अगर किसी लड़की से कह रही तो उसके लिए सी आएगा और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखूंगा हर। अगर मुझे कह रही तो मेरे लिए आई आएगा और मेरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी मी। ये तीनों में से भी कुछ लिखा जा सकता है, ऑप्शन में जो दिया होगा उसके हिसाब से आपको ध्यान रखते हुए एग्जाम्पल करना है। क्लियर है बात? चलो एक और सेंटेंस है, फटाफट इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, तो लास्ट वीडियो में टॉपिक्स पढ़े थे, जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड एग्जांपल्स है, तो अच्छे से समझो इनको वापस। अब लिखा ही सेज टू मोहित, सेज टू था तो सर टेल्स हो जाएगा, ही टेल्स मोहित आएगा, दैट आएगा। माई को चेंज करेंगे, माई फर्स्ट पर्सन का ही है, अभी तो बताया था आई की फॉर्म है, आई मी माई, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। ही को अगर बोलू ही को ही बोला जाएगा, प्रोनाउन है देखो खुद ही, ठीक है। तो उसके लिए और क्या प्रोनाउन यूज करोगे आप? नाउन के लिए तो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, प्रोनाउन के लिए तो वही रहेगा, ही रहेगा। अब देखो, माई कौन सी फॉर्म, पजेसिव फॉर्म है माई, तो आप ही की कौन सी फॉर्म यूज करोगे, पजेसिव फॉर्म यूज करोगे। आई मी माई पजेसिव फॉर्म होगी ना, वैसे ही हिम हिज पजेसिव फॉर्म, दैट हिज टीम। अब इज़ारम का सर आपने कहा था वॉजवर कर दो भले ही, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मैंने कहा था जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी चेंज करोगे। ये तो क्या देखा है, सेज टू, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। भाई सेज कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म हो तो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है। यहां पर आपको कोई चेंज टेंस में नहीं करोगे, जो दे रखा है वही रहेगा। द टीम इज वे, एक सेकेंड, वे बेटर देन, अब योर्स है, योर्स को आप चेंज करोगे मोहित के हिसाब से, मोहित के लिए आप क्या प्रोनाउन यूज करोगे, ही। लेकिन योर्स क्या है, योर्स है पजेसिव प्रोनाउन। योर्स चौथा था, देखो यू यू योर योर्स, ये चौथी फॉर्म थी, अगर आपको टेबल याद हो अच्छे से तो वापस आपको ही की चौथी फॉर्म यूज करनी है, ही हिम हिज, और चौथी फॉर्म भी क्या होती है, हिज ही होती है, देन हिज। ये यहां पर आप क्या लिखोगे, हिज लिखोगे, ये हिज है। समझ गए बात को? इतनी सी बात समझ में आई?
चलो, अगर इतनी सी कहानी समझ में आ गई है तो ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से लिख लो, इन तीनों एग्जाम्पल्स के आंसर अच्छे से लिख लो। फटाफट कुछ और एग्जाम्पल अपने डिस्कस करते हैं आगे। चलिए, अगर आपने पिछले एग्जाम्पल लिख लिए हैं तो कुछ और एग्जाम्पल लिखे मैंने 3 एग्जाम्पल। इन तीनों एग्जाम्पल में 3 नई चीजें हैं, वो तीनों चीजें क्या हैं उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद अपने सेकंड टाइप के जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उन पर चलते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल लिखा है, मनोज सेड टू हिज सन, मनोज ने अपने बेटे से कहा द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। अब नॉर्मली अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो इसको चेंज कैसे करूंगा भाई? सीधा जैसा आपने सर बताया 5 चेंज करने हैं अपने को। मनोज सेड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा सर, हिज सन का हिज सन रहेगा, दैट लगेगा, द ताजमहल नाउन है तो उसमें कोई चेंज नहीं। अब वॉज बिल्ट, सर आपने बताया था वॉज वर देर का तो हेड विन करना है, लेकिन यहां पर कोई चेंज नहीं करेंगे, यहां पर कोई चेंज नहीं। ऐसा क्यों सर? आपने कहा था टेंस में चेंज करने के लिए यहां पर पास्ट फॉर्म होनी चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होनी चाहिए। आ तो देवड़ी है सर, है ना? आपने तो कहा था गुरुजी, आपने ही कहा था सर कि यहां पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो टेंस चेंज करना है। अब दही कह रहे हो टेंस चेंज को नहीं करना, यहाँ की यहाँ चाल सी तो यहाँ चलाना पड़ सी। मतलब यहाँ पे एक नई चीज है। नई चीज ये है कि यहां पर हमें क्या दे रखा है, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है। जब भी आपको कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हुआ मिल जाए तो आपको टेंस चेंज नहीं करना। क्यों नहीं करना सर? क्यों नहीं करना? क्योंकि वो बात पहले से पास्ट में हुई है और उसको हम पास्ट में लिख रहे हैं। अब आप इसको अगर आप चेंज करने बैठ जाओगे तो आप इसको पास्ट में है, आप इसको और पास्ट बना दोगे तो देखो पास्ट परफेक्ट में डाल दोगे आप इसको। अगर मैं इसको चेंज करूंगा ना तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गलत। पास्ट परफेक्ट मैंने जब टेंस पढ़ाई थी मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट का भी पास्ट। तो ये घटना किस घटना के पास्ट में हो रही है? क्या ये घटना का कोई संदर्भ दिया हुआ, क्या रेफरेंस दिया हुआ है? पास्ट परफेक्ट में तब लिखेंगे ना जब हमें वहां का कोई रेफरेंस मिलेगा, कोई ऐसी घटना जो पास्ट में थी और उसके संदर्भ में, उसके रेफरेंस में ये घटना उससे भी पहले हो गई, तब हम उसको लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो इसको मैं पास्ट परफेक्ट में क्यों लिखूं? ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया था तो बनाया गया था, उसको आप पास्ट परफेक्ट में डालने की जरूरत है नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको इसी टेंस से रखने देते हैं, पास्ट जो सिंपल है उसी में रहने देते हैं। ये पास्ट सिंपल ही है, पैसिव में लिखा हुआ है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉइस पढ़ा चुका हूं, वहां पे देख लेना, नहीं देखे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में जाके 4 वीडियो है उनको अच्छे से देख लेना। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है इसलिए टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो हिस्टोरिकल फैक्ट में टेंस चेंज क्यों नहीं करना, बात समझ आ गई होगी। दैट द ताजमहल वाज, फिर आएगा बिल्ट बाय शाहजहां। क्लियर? तो यहां पर आप कोई चेंज नहीं करोगे, ये इतनी सी जो कहानी दे रखी है वही रहेगी। समझ आ गया? पहला सेंटेंस यानी लिखना क्या है, नोट लगा के रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी टेंस में चेंज नहीं करते। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है फिर भी हम टेंस चेंज नहीं करते। वो कंडीशन कौन कौन सी है भाई? पहली कंडीशन तो हो गई हिस्टोरिकल फैक्ट। जब हिस्टोरिकल फैक्ट दे रखा हो तो हमें टेंस चेंज करना ही नहीं है, चाहे कोई कितना ही कहते। दूसरा एग्जाम्पल देखो, द टीचर सेड, तो द टीचर टोल्ड करूं या ना करूं? नहीं करूंगा ना, सेड का सेड ही रहेगा, दैट लगेगा, द अर्थ आएगा, रिवॉल्व है सर, रिवॉल्व्ड कर दो। आपने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दो, बिल्कुल करनी है, लेकिन यहां पे नहीं करना। देखो वापस सेंटेंस का अर्थ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो अगर मैं इसको पास्ट सिंपल में लिख दूंगा तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? तो सेंटेंस बन जाएगा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी। क्या ये बात सही है क्या? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, अगर इस तरह से लिख दूं तो कहानी क्या हो जाएगी? गड़बड़। इसका मतलब ये हो जाएगा पृथ्वी पहले सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, आजकल सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रही, आजकल चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रही। पृथ्वी की नियत जो है ठीक नहीं है, हाँ। तो ये आप किसी का कैरेक्टर नहीं बता सकते, ये चीज नहीं कर सकते आप, ये आपको शोभा नहीं देता। इसका मतलब क्या है? ये एक कैसी बात है? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है? ये कैसी चीज है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या है? सार्वत्रिक सत्य, कैसी बात जो हमेशा सच रहती हो। तो यूनिवर्सल ट्रुथ अगर है तो इसमें भी आप कोई टेंस चेंज नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? यानी पहला तो हिस्टोरिकल फैक्ट में टेंस चेंज नहीं करना, दूसरा यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ तो ऐसी बात होती है जो हमेशा सच है, जिसपे समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जगह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी बात जो हमेशा सच हो, तो वो क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ होती है। और उसको आप पास्ट में लिख ही नहीं सकते। यूनिवर्सल ट्रुथ जो है आप उसमें टेंस चेंज क्यों करोगे? जो टेंस है वही रहेगा, ठीक है? दैट द अर्थ रिवॉल्व्स ही रहेगा। क्लियर है? रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आई बात समझ में? चलो, इतनी बात समझ में आई तो फटाफट एक और एग्जांपल लिखा है। आई सेड टू शुभम, मैंने शुभम से कहा, द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, एट स्ट्रेंजर।
लिखा है। अब देखो वापस चेंज करने बैठूं, आई टोल्ड शुभम दैट द डॉग। एक आपने पढ़ा होगा किसी भी नाउन के आगे, किसी भी नाउन के अगर आप आगे दा लगा देते हो तो वो क्या हो जाता है, आप उस नाउन की पूरी कम्युनिटी के बारे में बात बता रहे होते हो। नाउन पढ़ा होगा, नाउन टॉपिक आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने सीखा होगा कि किसी भी नाउन के आगे जब दा लग जाता है ना तो आप उसकी पूरी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे होते हो। यानी मैं लिख दिया द डॉग तो मतलब मैं पूरे कुत्ते की पूरी प्रजाति, किसी एक कुत्ते की बात नहीं कर रहा, कुत्तों की पूरी प्रजाति की बात कर रहा हूं। अगर मैं लिखूं द रिच, अमीर, तो कोई एक अमीर की बात नहीं कर रहा, मैं सभी अमीरों की बात कर रहा हूं। सेंटेंस पढ़ते हैं ना, द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कोई विशेष अमीर है उसको गरीब की सहायता करनी चाहिए, सभी अमीरों को सभी गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ये होता है। तो द प्लस नाउन लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, पूरी कम्युनिटी की बात होती है, द डॉग। अब यहां पर देखो, अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस टेंस चेंज करूं, सर वापस आप टेंस चेंज कर दो, बार्क फर्स्ट फॉर्म है, बार्क यानी भौंकना, उसका एस लगा हुआ है, उसको आप चेंज कर दो सर बार्क में, द डॉग बार्क्ड, तो ये क्या हो जाएगा, वापस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये चीज जो है ये है हैबिचुअल एक्शन। सर ये नई नई रामायण कहां से लेके आ रहे हो आप, इतनी पंचायती तो थी नहीं, आपने जो कहा था सरल सा टॉपिक है, बिल्कुल सरल सा टॉपिक है, लेकिन एक बार चीजें सारी सीखनी जरूरी है। थोड़ा लेंथी टॉपिक है लेकिन सरल बहुत है, एक बार ये चीज समझ आ गई ना फिर कहीं नहीं जाने वाली। देखो लिखा हुआ है डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं या कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। भाई ये तो हमें पता है, जो भी डॉग होते हैं वो अजनबी व्यक्ति को देखते हुए भौंकना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या है, उनका हैबिचुअल एक्शन है ना, आदतन कार्य है। जो आपका आदतन कार्य है उसमें भी आप टेंस चेंज नहीं करते। अब मैं यहाँ पे लिख दूं कुत्ते अजनबियों पर भौंकते थे, यानी ये पहले की बात थी जब कुत्ते अजनबियों पर भौंकते थे, आजकल तो नहीं भौंकते, आजकल तो कुत्ते अजनबियों का स्वागत करते हैं। भाई हाँ, रसोई में दौड़ के जाते हैं, तिलक की थैली लेकर आते हैं, आइए अजनबी जी आइए, स्वागत करेंगे, आपकी आरती करेंगे, ऐसा होता है क्या, फिल्म में होता होगा, रियल में तो नहीं होता। ठीक है, आई टोल्ड शुभम दैट द डॉग, तो यहां पर भी टेंस चेंज नहीं होगा, बार्क्स ही रहेगा एट स्ट्रेंजर। आई बात समझ में आई क्या भैया, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, बात तो समझ में आ गई सर, राइटिंग समझ को नहीं है, राइटिंग बेटा लास्ट वीडियो में एक बात होता ही, थोड़ा थोड़ा समझो तो करो, है ना, इतनी बुरी नहीं है, समझ आ जाएगी। देखो तो तीन चीजें बताई मैंने, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब भी टेंस चेंज नहीं करना, कुछ परिस्थितियों में, कुछ कंडीशन में। वो कंडीशन कौन कौन सी है, जब हमें रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट दे रखा हो, ऐतिहासिक तथ्य। एग्जांपल लिख दूं, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, इंडिया को 1947 में आजादी मिली, तो अब तुम इसको ये थोड़ी करोगे इंडिया हैड गॉट फ्रीडम इन 1947, इंडिया को 1947 आजादी मिल चुकी थी, तो मिल चुकी थी तो किसके संदर्भ में बोल रहे हो, किसके रेफरेंस से बोल रहे हो, किसी एक लाइन के रेफरेंस से बोलना पड़ेगा तभी आप पास्ट परफेक्ट लिखोगे। इसीलिए पास्ट की जितने भी इंसिडेंट्स होती है, जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उनको आप टेंस चेंज नहीं करते, यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ में टेंस चेंज नहीं होगा। एक साइंटिफिक फैक्ट एक्चुअली यूनिवर्सल ट्रुथ ही होता है। अगर मैं लिख दूं भाई द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है, और एक तरह से क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। तो यहां पर भी टेंस चेंज नहीं करना, साइंटिफिक फैक्ट में भी। हैबिचुअल एक्शन आदतन कार्य, आदतन कार्य, गाय घास खाती है, गाय घास खाती है। अब इसको तुम ये थोड़ी चेंज कर दो, गाय घास खाती थी, आजकल नहीं खाती, आजकल तो भाई समोसे खा रही है, बीकानेर की गाय है, समोसे और कचौड़े खा रही है, ऐसा हो सकता है क्या, तो यही पॉसिबल है। तो क्या है, गाय घास खाती है तो वही रहेगा, समझ गए बात को। तो यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ में, हैबिचुअल एक्शन में, हिस्टोरिकल फैक्ट में, साइंटिफिक फैक्ट में कोई टेंस चेंज नहीं करना, चाहे कोई सी भी कंडीशन दे रखी हो। फटाफट तीनों एग्जांपल लिख लो, उसके बाद चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। चलिए पिछले कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम अपने सेकंड टाइप के सेंटेंस पे आते हैं, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और इनमें जो नए कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए रूल्स वापस वही चलेंगे, एक एग्जांपल लिख दिया मैंने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान तुम्हें पता है, लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क आएगा उससे आप पता लगा सकते हो। या फिर रिपोर्टेड स्पीच जो है या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या WH वर्ड से, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम, व्हिच, इन सब से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इनको अगर मैं चेंज करूंगा तो वापस से देखो अपना सीधा सा फंडा, आप यहां से स्टार्ट कर दो, भाई क्या क्या चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर नाउन है, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर सेट टू दे रखा है, सर सेट टू तो आपने पिछले में भी चेंज किया था, यहाँ पर भी चेंज होगा, पिछले में टोल्ड किया था। यहाँ पर हमें ये करना है कि यहाँ पर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कुछ पूछा जा रहा है, तो उसका सेंस रखने के लिए हम क्या कर देंगे, आस्क कर देंगे। सेट टू को किसमें चेंज किया जाएगा, आस्क में। आस्क का मतलब कहना होता है वैसे तो, और वैसे पूछना भी इसका अर्थ होता है। अगर सर सेज टू सेड मिल जाए, सिर्फ सेड टू तो आस्क्ड, अगर सिर्फ सेड मिल जाए तो भी आस्क्ड ही करना है। पिछले में असर्टिव में और इंट्रोगेटिव में ये डिफरेंस है। असर्टिव में सेड टू को तो हमने टोल्ड में चेंज किया था, सेड को चेंज नहीं किया था। यहां पर सेड टू भी आस्क में चेंज होगा, सेड भी आस्क में चेंज होगा। ऐसा क्यों,
मैंने वहां पे भी रीजन बताया था कि भाई सेड को टोल्ड में इसलिए चेंज नहीं करते क्योंकि टोल्ड जो होती है, टेल या टोल्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका तो ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है। सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां पर सेड को सेड में रहने देते हैं, उसको टोल्ड में चेंज नहीं करते। लेकिन आस्क के साथ ऐसा सेंस नहीं है, आस्क जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, इसका आपको ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इसीलिए सेड टू के बाद आस्क आता है, और सेड टू के स्थान पर भी आस्क आएगा और सेड के स्थान पर भी आप आस्क कर सकते हो बिना कुछ प्रॉब्लम के। वैसे ही चाहे सेज टू दे रखा हो या आपको सेज दे रखा हो, आपको क्या करना है, आस्क करना है। क्लियर है? फिर बात आती है रूल नंबर 2 पर। भाई कोमा इनवर्ट कोमा को हटाया था सर पिछली बार भी, यहां पर भी हटाएंगे। अब यहां पर क्या करें, देखो मैंने एक बात बताई थी, मैंने कहा था जब वहां पर पिछले वीडियो में मैंने बात बताई थी, मैंने कहा कि कनेक्टिव वर्ड के रूप में 3 वर्ड लगते हैं, दैट, इफ या टू। अगर रिपोर्टेड स्पीच मैंने कहा नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है तो दैट लगाते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इफ लगाते हैं, और मेन वर्ब वगैरह से स्टार्ट होता है तो टू लगाते हैं। यहां पे किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या करेंगे वो देखते हैं, वो चीज क्या है। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, तो हम क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। सर इफ या वेदर में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, आप चाहो तो इफ लगा दो, आप चाहो तो वेदर लगा दो, क्योंकि अपने राजस्थानी लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, अपने को वो चीज ज्यादा पसंद आती है जो सोरी हो, जो आसान हो, चीज ज्यादा पसंद आती है। इफ की स्पेलिंग आसान है, इफ ज्यादा इजीली याद रह जाता है तो इफ लगाओ बोले। आपको एग्जांपल में ऑप्शन में इफ या वेदर दोनों में से कोई भी मिले, दोनों सही होगा। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब कहीं हुआ गुरुजी, हेल्पिंग वर्ब बतानी पड़ती है, टेंस में सारी चीजें बताई हुई, वहां से पढ़ लेना अगर नहीं पता है तो। और अगर सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो जाए तो क्या करें सर, सेंटेंस अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो जाए, यहां पर मान लो आ जाए वाई वर यू प्रेजेंट यस्टरडे, वाई वर यू प्रेजेंट यस्टरडे, वाई आ जाए, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, तो हम कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाएंगे, ये क्रॉस है, कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा। कोई कनेक्टिव वर्ड क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि WH वर्ड जो होते हैं खुद ही कनेक्टिव वर्ड का काम करते हैं। अगर आपने प्रोनाउन पढ़े हैं, प्रोनाउन में आपने रिलेटिव प्रोनाउन देखे होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन में सारे WH वर्ड आते हैं, हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच, ये सारे वर्ड्स आते हैं। ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं, ये खुद कनेक्टिव का काम करते हैं। हम पढ़ेंगे अगले सिलेबस में, अपने पढ़ेंगे कि ये कैसे कनेक्टिव वर्ड का काम करते हैं। तो ये कनेक्टिव वर्ड का काम करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनकी जगह कोई दूसरा कनेक्टिव वर्ड लगाने की हमें आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है इतनी सी बात? चलो अब आगे क्या करना है सर, आगे बिल्कुल सेम है, आगे बिल्कुल सेम है। देखो रूल नंबर 3 बता देता हूं मैं तुम्हें यहीं पर। अब हमें करना क्या है कि हमने यहां पे आस्क लगा दिया, और अब हम इसको, ये था इंट्रोगेटिव फॉर्म में, भाई हेल्पिंग वर्ब पहले आए, फिर सब्जेक्ट आए, फिर आगे पूरी स्ट्रक्चर चलती रहे, तो ये तो होता है इंट्रोगेटिव फॉर्म। हम इसको चेंज करेंगे असर्टिव फॉर्म में। जब भी नरेशन करेंगे, जब भी इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो असर्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे। असर्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस सब्जेक्ट पहले लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब इसके बाद लिखेंगे। क्लियर है? तो हमें करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद, या फिर सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के पहले, बात तो एक ही है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना है, यानी सब्जेक्ट को खींच के आगे ले आना है। समझ गए बात? रूल नंबर 4, भाई प्रोनाउन में चेंज वैसे ही करना है जैसे तुम पहले कर रहे थे, प्रोनाउन व टेंस में चेंज, प्रोनाउन व टेंस में चेंज वैसे ही करना है, चेंज पहले के अनुसार, जैसे अपने पहले कर रहे थे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सेक्शन, प्रीवियस वीडियो जो देखा था उसके अकॉर्डिंग कर देना। मैंने बताया था भाई जो टेबल थी उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज बताया था, टेंस बताया था भाई रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में तो टेंस चेंज करना है, क्या क्या करना बताया था। ये सारी बातें वही पुरानी बातें हैं, बार बार वही दोहराने की जरूरत नहीं, पिछली वीडियो में देखना, आराम से आपको मिल जाएगा अच्छे से। रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 कहता है कि भैया क्वेश्चन मार्क को हटा देना, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म ही चेंज कर दिया, हमने असर्टिव में डाल दिया इसको, तो क्वेश्चन मार्क की जरूरत क्या है, क्वेश्चन मार्क को हटाना है। गुरुजी हिंदी में तो और घड़ी माड़ी है, मानने लगी सिर्फ इंग्लिश में माड़ी है, हिंदी में तो गुरुजी वाह वाह करोगे। राइटिंग जैसी भी है, छोड़ो राइटिंग, क्या फर्क पड़ा है, ध्यान दो इस पे। माई टीचर सेड टू मी वर यू प्रेजेंट यस्टरडे, एग्जाम्पल लिखा हुआ था, और इस एग्जाम्पल को जब मैं चेंज करूंगा, जब भी मैं इसको चेंज करूंगा इनडायरेक्ट में, तो ये 4-5 चीजें हैं मेरे सामने, उन 5 चीजों का यूज करते हुए मैं इसको चेंज करूंगा। बताइए सर एग्जाम्पल, कुछ चीजें बताइए सर कैसे आप इसको चेंज कर सकते हो। मैं भी देखो इस एग्जाम्पल को करने की कोशिश करता हूं, और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस सेंटेंस को समझता हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जितने भी होंगे उनको समझने की कोशिश करता हूं। पहला एग्जाम्पल लिखा है मैंने, माई टीचर सेड टू मी वर यू प्रेजेंट यस्टरडे, तो क्या बनेगा, देखो माई टीचर का माई टीचर बनेगा, सेड टू का क्या बनेगा, आस्क्ड बनेगा,
मी का मी रहेगा। यहां पर क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यूएच वर्ड तो नहीं है, तो क्या आएगा, इफ आएगा। आस्क मी इफ। अब देखो यू को आप आगे लेके आओगे, मैंने क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना है, तो वर्ब बाद में लिखना है, यू को पहले लिखना है। लेकिन यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, टेस्ट प्रोनाउन चेंज करना है ना। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है किसका अकॉर्डिंग चेंज करूं, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है मी यानी मुझे कह रहा है। यू कौन सी फॉर्म है सर, सब्जेक्टिव फॉर्म है, क्योंकि मैं इसको कहां से लिख रहा हूं, वर्ब से पहले लिख रहा हूं ना, वर्ब से पहले है, तो कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो मेरे लिए आई की भी कौन सी फॉर्म लिखनी है, सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है, आई की सब्जेक्टिव फॉर्म आई ही होती है। तो माय टीचर आस्क्ड मी इफ आई, और अब देखो टेंस चेंज करना है क्या, टेंस चेंज करना है क्या, टेंस चेंज पहले के अनुसार, पहले कब कर रहे थे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो वॉज वर्ब को मैंने कहा था हैड बीन में चेंज करना है ना। इफ आई हैड बीन, इफ आई हैड बीन प्रेजेंट यस्टरडे, पांचवा चेंज वहां पे बताया था, वो रूल यहां पर भी लगेगा, जो रूल नंबर 5 था वो यहां पर भी लगेगा। क्या था वहां पर, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में लिखना है, तो क्या लिखना है, आई हैड, इफ आई हैड बीन प्रेजेंट द प्रीवियस डे, या एक चीज और बताई थी, अ डे बिफोर। ठीक है, ये चीजें हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं ये 500 रूल आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ज्यादा कुछ समझने जैसा है नहीं, बस एक बार देखना है इनको, याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, फटाफट लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। होता क्या है कि वीडियो अगर ज्यादा लंबा हो जाता है तो फिर पढ़ने में इंटरेस्ट जो है तब बन नहीं पाता, इसलिए हम छोटी वीडियो बनाएंगे। ऐसी 3-4 वीडियो और लगेगी जिसमें नरेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इतना अच्छे से पढ़ लेना, इनको अच्छे से नोट्स बना लेना। उम्मीद कर रहा हूं आपने जितना भी पढ़ा उसके नोट्स आपने अच्छे से बनाए होंगे, नोट्स अच्छे से बना लेना इसको, और एक बार वापस अच्छे से याद कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर जितना भी पढ़ाया वो समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और उसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी। जो 1K का टारगेट है वहां तक पहुंचाइए, 1K के टारगेट को कंप्लीट करवाइए। आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में भी, तो जल्द से जल्द एक बार 1K और करा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।